नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग जो अपना एक सेक्शन चला रहे हैं जिसमें हम लोग अपना NCERT जो होता है वो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया अभी तक पॉलिटी को जो है पॉलिटी की क्लास 6 से लेकर जो है क्लास 6 कंप्लीट कर चुके हैं और इसके आगे के क्रम में जारी है। अभी हम लोगों ने उसमें ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी की क्लास 6 का वीडियो उसमें आपको मिलेगा। साथ ही में जैसे कि अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या चीज करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी आपको वनडे हुआ या फिर आप जैसे SSC हुआ, पुलिस हुआ या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका GS या फिर GK पूछा जाता है, तो GS और GK को थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे और पूरे GS और GK को अध्ययन करेंगे। हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से। आखिर भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें पढ़ना क्या है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था होती है किसी भी देश की शासन व्यवस्था, जो वहाँ की शासन की पद्धति होती है, शासन की जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब उस देश की शासन की व्यवस्था किस आधार पर संचालित होती है, वह संविधान के अनुसार है या राजतंत्र के अनुसार है। अब जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो दो तरह से होती है, एक होती है राजतंत्र। अब राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में राजा ही सब कुछ होता है, राजा ही सर्वप्रमुख होता है। अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पे कौन जिम्मेदार हो जाता है, तो यहाँ पे लोग जो लोग होते हैं उन्हीं से शक्तियां मिलती हैं और वही यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं। तो आखिर राज्य व्यवस्था को हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग अन्य सब्जेक्ट को देखेंगे और इसको बहुत शार्ट क्रम में देखेंगे। इसमें कोई ना PPT है ना ही कुछ है, ऐसे ही हम आपको लिख लिख के बताएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द समाप्त कर सकें। क्योंकि देखिए, जब हम ऐसे आपको देंगे तो बहुत जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसमें बस आपको मेरी आवाज पे ध्यान देना है और सारी चीजों को अपने नोट्स भी बनाते रहना है और वहां पे देखते भी रहना है। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो स्टार्टिंग में देखिए हम लोग कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक का, कितने वर्षों तक, तो 200 वर्षों तक का जो है ब्रिटिश का शासन रहा है। अब ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत हमारा बहुत सारा ऐसा इतिहास रहा है जिसने हमारे संविधान या हमारी राज्य व्यवस्था को बनाने में जो है भूमिका निभाया है। तो वहीं से स्टार्टिंग आती है, वहीं से इसका योगदान होता है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। आखिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है जिसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, तो उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पूरी देखेंगे। आखिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ऐसा क्या है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम दो खंडों में बांट सकते हैं। अब दो खंड ऐसे कौन से हैं, देखिए पहला खंड क्या है, कंपनी के अंतर्गत शासन। अब जैसे यहाँ पे क्या है, तो पहला हो गया है कंपनी के अंतर्गत शासन, दूसरा है सम्राट के अंतर्गत शासन। अब इस चीज को हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सम्राट के अंतर्गत शासन, तो भैया देखिए सम्राट के अंतर्गत जब शासन होता है तो ये कब से कब तक होता है, तो ये होता है 1858। जब हमारा 1857 का विद्रोह होता है तो उसके बाद ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह पूरा शासन सम्राट के अंतर्गत ले लेती है और इसके बाद कंपनी का पूरी तरह से शासन समाप्त हो जाता है। और ये तब तक चलता है जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता, मतलब 1858 से लेकर 1947 तक का। अब कंपनी के शासन की बात करेंगे तो कंपनी का शासन चलता है 1773 से लेकर 1858 तक का। अब इसके मध्य में जो है पूरा ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी रहती है। पहले तो हम देखेंगे कि 1773 से लेके आखिर कौन से ऐसे प्रमुख अधिनियम या ऐसे एक्ट रहे हैं जो हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको मजबूत करने में योगदान दिए। इसके बाद हम लोग 1858 से 1947 के मध्य देखेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे, आप सभी को पता है 1773 का, कब का, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब 1773 के बाद क्या देखेंगे, तो 1781 का जो है एक संशोधन अधिनियम आता है जो कि 1773 का ही एक संशोधित रूप होता है। इसको हम लोग एक तरह से पिट्स एक्ट के रूप में भी जानते हैं क्योंकि उस समय जो है इसमें संशोधन करने के लिए इसको लाया गया था। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद 1786 का एक अधिनियम आता है और
1986 के अधिनियम के बाद में स्टार्ट होता है हमारा चार्टर युग और चार्टर अधिनियम आना स्टार्ट होता है, जिसमें पहला आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। इन सभी के बारे में भी देखेंगे, लेकिन पहले कौन कौन से हम पढ़ रहे हैं उनको देख रहे हैं। ठीक, 1793 के बाद क्या होगा, तो 1793 के 20 वर्षों बाद तुरंत आता है 1813 का द्वितीय चार्टर अधिनियम, और इसके बाद आता है फिर से 20 वर्ष पश्चात आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, और लास्ट में आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो टोटल इस तरह से देखेंगे तो 4 चार्टर अधिनियम हो जाते हैं और अन्य 1-2-3 एक्ट हो जाते हैं। ये हम देखेंगे कंपनी के शासन के अंतर्गत कि आखिर इसमें क्या क्या योगदान दिया गया। अब सम्राट के अंतर्गत देखेंगे तो सम्राट के अंदर की बात करते हैं, तो सम्राट में हम लोग स्टार्ट करते हैं 1858 का जो एक भारत सरकार अधिनियम था कि भारत में शासन व्यवस्था कैसे लागू है, क्योंकि जब 1857 का युद्ध होता है उसके तुरंत बाद ही सम्राट जो है ये ब्रिटिश कंपनी होती है, इससे पूरी जो है शक्ति को अपने अधीन ले लेते हैं। चलते हैं अगले पे देखते हैं, तो अगला 1861 का अधिनियम होगा, भारत परिषद अधिनियम जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है सबसे जो प्रमुख होता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें क्या होता है, पहली बार आप सभी को पता है प्रतिनिधित्व सिद्धांत जो है भारत में स्वीकार किया गया था, और कई सारी चीजें हैं, हम लोग जब भी इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब इसके आगे जब चलते हैं तो इसके बाद आगे देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और लास्ट में देखेंगे जो है कब का, तो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। जो 1935 है ये सबसे ज्यादा हमारे संविधान के निर्माण में भूमिका निभाता, तो इसको बहुत अच्छे देखेंगे। इसका सबसे लास्ट जो देखेंगे इस भारतीय स्वतंत्रता संघ जो है अधिनियम 1947। तो इस तरह से हम इतने सारे क्रम को अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर पहला जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें आखिर क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देख ले रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। किसकी बात है, तो रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखेंगे। जैसे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण हुआ, तो सबसे प्रमुख जो है इसमें जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको क्या कहा जाने लगा, मतलब गवर्नर। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। गवर्नर का नाम परिवर्तित किया गया और इसको पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी तक उसका नाम क्या था, तो अभी तक उसका नाम सिर्फ गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल हो गया। और इसके साथ में ही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो 1774 में क्या होता है, तो कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसमें पहला मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखना है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, मुख्य चीफ जस्टिस जिसको बोलते हैं। ये वैसे बहुत लोगों को पता है, लेकिन इसे आपको याद भी रखना है। तो इसमें एलिजा हेम्पे, सर एलिजा हेम्पे होते हैं, जो 1774 का मुख्य सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है। इसके अलावा इसमें जो है सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है। किसके माध्यम से, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की आप याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में मुख्यतः यही 3 बातें ऐसी थी जिन्हें हमें बहुत प्रमुखता से याद रखना है। मतलब जो आपके ये कुछ एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं पूछा जाएगा। अगर आईएएस की बात होगी तो इसमें बहुत अंदर डीप जाके हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ तक के इस एग्जाम के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों का आ जाता है 1781 का संशोधन अधिनियम। क्या है, तो 1781 का संशोधन अधिनियम। अब आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी, अगर संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो आवश्यकता ये पड़ी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कई सारी चीजें थी जिनको जो है संशोधित करना जरूरी था। इसको एक अन्य नाम से भी जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या किया गया, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो वही 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उसके न्याय क्षेत्र को निर्धारित किया गया।
न्याय क्षेत्र का क्या किया गया, तो न्याय क्षेत्र को निर्धारित कर दिया गया या फिर परिभाषित कर दिया गया। और इसके साथ में एक चीज और इसमें की गई कि अब जो भी विधि बन रही है, विधि बनाने के लिए अब भारतीय रीति रिवाजों को जो है प्रमुखता दी जाएगी। किसको, तो भारतीय रीति रिवाज। रीति रिवाज, जो भी भारतीय रीति रिवाज होते हैं उनको अब यहाँ पे प्रमुखता दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब अगले चलते हैं। जो हमारा अगला है जिसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोलते हैं, मतलब 1784 का पिट्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स एक्ट। अब इसमें आखिर हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मुख्यतः दो चीजें होती है। देखिए, जैसे कि हमने वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की थी, यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे पूरा शासन चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो भागों में जो है स्थापित किया गया। अब जैसे कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और साथ ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। तो यहाँ पे ये चीज आप रखिएगा क्या, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डायरेक्ट करेंगे कि एक शासन कैसे चलाना है। इसके साथ में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल भी किया जाना। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो सबसे प्रमुख बिंदु था वो यही था। इसके अलावा क्या किया गया, तो मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को पूर्ण रूप से जो है क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल है बंगाल का उसके अधीन कर दिया गया। आप किसको, मद्रास एंड बम्बई, इसके गवर्नर को, जो गवर्नर है इसको किसके अधीन किया गया, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है। हमने अभी लास्ट पहले देखा 1773 में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के अंतर्गत इसको कर दिया गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। मुख्यतः जैसे कि क्या था, तो इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट थी। अब जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो आगे पे क्या होगा, तो 1813 का जो है चार्टर अधिनियम, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें हम लोग सिर्फ प्रमुख चीजें देख रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। ठीक, अब 1813 का चार्टर अधिनियम में क्या किया गया, ये हम लोग चार्टर अधिनियम की शुरुआत कर चुके हैं। चार्टर अधिनियम, अब 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब व्यापार करने का एकाधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया और ये चाय एवं चीन तक का ही सीमित कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि जो कंपनी का शासन सत्ता थी उस पे जो ब्रिटिश संसद थी उसने अपना नियंत्रण स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था। और वहां पे क्या किया, पहला जो नियम लगाया गया कि व्यापार का एक अधिकार है वो समाप्त हो गया। अब कोई भी कंपनी जाकर वहां पे व्यापार कर सकती थी सिवाय चाय एवं चीन। अब चीन के साथ बहुत सारे व्यापार ऐसे थे, जो चीन देश है हमारा पड़ोसी देश, उसके साथ बहुत सारे व्यापार थे, उससे कोई व्यापार नहीं कर सकता था। इसके अलावा चाय, अगर इंडिया में चाय है, चाय का व्यापार ये नहीं कोई और नहीं कर सकता था। इसके अलावा सभी व्यापार कोई भी कर सकता था, तो ये किया गया। और साथ ही में इसमें क्या कहा गया कि जैसे कि मतलब कोई भी अंग्रेज है, अगर कोई भी अंग्रेज है वो भारत में व्यापार करना चाहता है तो अंग्रेज व्यापार कर सकता था, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। और साथ ही में क्या किया गया, यहाँ पे बसने का भी अधिकार दिया गया, व्यापार एंड बस जाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब यहाँ पे अंग्रेज आकर इंडिया में यहाँ पे बस सकते थे और व्यापार अपनी मर्जी का कर सकते थे सिवाय चाय और के साथ छोड़कर। अब इसके अलावा और एक काम किया गया, जो ईसाई का धर्म प्रचार था, धर्म प्रचार को मंजूरी दी गई। धर्म प्रसार और किसके, तो ईसाई धर्म को। इसमें बहुत सारा उस समय काम ऐसा हुआ था कि जो ईसाई धर्म की बुक होती थी उनको प्रिंट करके फ्री में सभी को बांटा जाता था और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ये जो ईसाई मिशनरियां थी वो काम करती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इसमें एक काम जो सबसे प्रमुख किया गया था, तो यहाँ की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो है खर्च करने का प्रावधान किया गया।
देखिए अब ये 1813 का जो चार्टर अधिनियम है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन चारों बिंदुओं को आपको बहुत अच्छे से याद रखना। पहली चीज क्या है, चाय एवं चीन के साथ व्यापार, दूसरा है व्यापार एवं बच जाने का अधिकार, तीसरा है धर्म प्रचार जो ईसाई मिशनरी है उसका जो है अधिकार दिया गया है, साथ में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि हम लोग 1833 का कब का, तो 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें भी कई सारे प्रमुख जो है संशोधन किए गए। अब उन सभी संशोधन को हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये दिया गया कि बिना अनुमति पत्र के आप भारत में क्या कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। आप कौन खरीद सकता है, तो ये अंग्रेज अब भारत में जमीन खरीद सकते थे। तो ये देखिए प्रश्न पूछा जा चुका आपसे कि भारत में जमीन खरीदने का अधिकार किस चार्टर अधिनियम से दिया गया है, तो भारत में जमीन खरीदने का जो अधिकार है 1833 के चार्टर अधिनियम से दिया गया है। इसके साथ में अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया गया, तो ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इस चीज को इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल इसको किस में कन्वर्ट किया गया, तो इसमें भारत का गवर्नर जनरल। अब ये पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला कौन ऐसा बना, तो ये पहला था विलियम बेंटिक जो है उसको बनाया गया, विलियम बेंटिक। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आखिर जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला था विलियम बेंटिक। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे एक काम इसमें और किया गया था, वो था जो व्यापार का एकाधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया। व्यापार एकाधिकार क्या होता है ये आपको पता ही होगा कि एक अधिकार दे देना कि इस आपके काम के अलावा यहाँ पे कोई और काम नहीं करेगा। तो अभी तक जैसे क्या था, चाय का व्यापार और चीन के साथ था, तो उसको अब 1833 के चार्टर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश संसद है उसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और उसने ये जिम्मेदारी दे दी कि अब आपको सिर्फ शासन सत्ता संभालना, आपको व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक और काम किया गया, वो काम क्या था, तो उसमें किया गया जो गवर्नर जनरल था, जैसे विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल, तो उसकी परिषद एक गठित की गई थी, जिसे पीछे गठित की गई थी, उसमें एक चौथे सदस्य के रूप में, जिसको मतलब क्या था, विधि सदस्य या विधि विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई। और पहला विधि सदस्य कौन था, तो पहला था मैकाले। ये आपको याद रखना, जो गवर्नर जनरल की विधि परिषद थी, पूरी परिषद थी 3-4 लोगों की, उसमें एक चौथा सदस्य अलग से जोड़ा गया और उसका नाम था मैकाले, और इसने जो है विधि सदस्य के रूप में आपको स्थान ग्रहण किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि विधि सदस्य पहला कौन था, तो मैकाले था, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो हम लोगों का 1853 का चार्टर अधिनियम है। क्या है, 1853 का चार्टर, ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा और इसमें लास्ट चैप्टर में ये नहीं कहा गया कि 20 वर्षों बाद आएगा। इसमें एक साधारण से एक्ट जारी किया गया कि आपके पूर्व नियमों के अनुसार आपके शासन तब तक चलता रहेगा जब तक कि ब्रिटिश संसद जो है अन्य कोई नियम पारित नहीं करती, तब तक आप पूरी शासन सत्ता को संभाल सकते हैं। साथ ही में जो सिविल सेवक थे उनकी भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता पर जोर दिया गया। क्या एकमात्र इसमें काम इंपॉर्टेंट हुआ, जो सिविल सर्विसेज थे, जिसे हम लोग आईएएस की परीक्षा करते हैं, सिविल सर्विस को खुली प्रतियोगिता, ओपन प्रतियोगिता कर दिया गया, जैसे आज होती है उसी तरह से कर दिया गया। किसके अंतर्गत, तो खुली प्रतियोगिता के अंतर्गत अब सिविल सर्विस का आयोजन होगा। ये किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया गया था कि हम 20 वर्ष बाद नहीं, कभी भी ला सकते हैं। और उसी बीच में एक नया घटनाक्रम होता है, वो घटनाक्रम होता है 1857 का विरोध अधिनियम, जिसको भारत के कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। कुछ लोग किसानों का विद्रोह करते हैं, कुछ लोग आर्मी का विद्रोह करते हैं, क्योंककि उसके बहुत सारे तत्कालिक कारण थे, बहुत सारे अन्य कारण थे। ये हम लोग जब इतिहास का पाठ देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि आखिर उस समय के तत्कालिक कारण क्या थे 1857 का विद्रोह होने के, और उस समय के क्या कारण थे। लेकिन हम लोग उसके बाद में एक तुरंत, जैसे 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद
जैसे उस पे काबू पाया जाता है, वो 1858 का एक अधिनियम आ जाता है, चार्टर अधिनियम। उसी के साथ में मतलब एक अधिनियम जो आता है, इस अधिनियम का नाम क्या होता है, तो इसमें कोई नाम नहीं दिया गया। इसमें मुख्यतः काम किए गए, इसको भारत परिषद अधिनियम कह सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम कह सकते हैं। इसमें गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया गया है, गवर्नर जनरल को अब वायसराय की दर्जा दे दिया है। किसका, तो वायसराय का दर्जा दे दिया गया है। अब पहला वायसराय कौन बनाया गया, तो पहला वायसराय बनाया गया कैनिंग। ये भी आपको याद रखना, अगर आपसे पूछे भैया, देखिए ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जब आपके वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा पहला वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। कब बनाया गया, तो 1858 के अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। अब इसमें जो है कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो शासन सत्ता थी, इसको कंपनी का शासन को क्या किया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब इसमें किसी भी तरह के कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और सीधे ये चला गया ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, और ब्रिटिश संसद ही अब पूर्णतः इस पे नियंत्रण स्थापित करेगी। और यहाँ पे एक काम और होता है, तो वो काम ये होता है कि अब जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला गया तो यहाँ पे एक नया पद आ गया। नया पद में क्या किया गया, तो उसका नाम रखा गया भारत सचिव। अब भारत सचिव यहाँ का पूरा जिम्मेदारी देखता था, इसके अलावा ब्रिटिश संसद को सूचित करता था कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। ठीक, भारत राज्य सचिव का जो है पद गठित कर दिया गया, भारत सचिव का। और इसमें साथ ही में जब से लोगों का कहना था कि ये सेना का विद्रोह है, तो सेना ने आखिर विद्रोह क्यों किया, और उसके सुधार के लिए, अब सेना की विद्रोह हुआ तो कहीं ना कहीं सेना में कुछ सुधार की आवश्यकता थी, और सेना में सुधार के लिए एक नया जो है कमीशन नियुक्त किया गया, जिसे पील कमीशन कहा गया। सेना में सुधार के लिए किसको गठित किया गया, तो ये पील कमीशन है। पील कमीशन को यहाँ पे दिया गया, पील कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, अब हम लोग 1858 को देख लिए। अब चलते हैं कहाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या, तो यहाँ पे आ जाता है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। 1858 ये हम लोगों का सम्राट के अंतर्गत शासन है। किसके अंतर्गत, तो सम्राट के अंतर्गत शासन जो सत्ता थी, अब ये 1947 तक चलेगी। जो जो इम्पोर्टेंट चीजें वो हम यहाँ पे देखते रहेंगे। अब यहाँ पे 1858 के बाद 1861 का एक भारत परिषद अधिनियम आता है, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब वो इम्पोर्टेंट क्या है, तो पहली चीज होती है यहाँ पे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। अब विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है कि मतलब जो शक्तियां होती हैं, जो शासन व्यवस्था होती है, उसको कई केंद्रों में डिवाइड कर देना। अब जैसे कि क्या है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत तो हुई, लेकिन कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या किया गया, एक काम और किया गया कि भारतीयों को भी शामिल किया गया। किसमें, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में। कानून बनाने की प्रक्रिया में यही है विकेंद्रीकरण बनाने की जो प्रक्रिया थी, इसमें भारतीय शामिल। अब भारतीय यहाँ पे क्या कर दिए गए, शामिल कर दिए गए। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कौन शामिल हुआ था, तो सबसे पहले बनारस और पटियाला के राजा थे जिनको शामिल किया गया था। इनके साथ में सर दिनकर राव जी को शामिल किया। मतलब 3 लोग थे। कौन थे, बनारस के राजा एवं पटियाला के राजा। ये यहाँ के राजा थे। यहाँ की बात करें तो यहाँ के राजा हो जाएंगे, और इसके साथ में प्लस कौन हो जाएगा, सर दिनकर राव। ये रा लिखा हुआ है, बीच में थोड़ा सा डॉट लग गया है बस। दिनकर राव थे। इन लोगों को मिलाकर यहाँ पे विकेंद्रीकरण या कानून में जो है शामिल किया गया। अब यहाँ पे एक काम और किया गया कि अब वायसराय जो भी हम लोगों ने देखा, जैसे कैनिंग था, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि आखिर वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति सर्वप्रथम किस जो है अधिनियम के अंतर्गत दी गई, कहाँ से प्राप्त होता, तो भैया ये 1861 से। अगर आज भी पूछते हैं कि अगर हमें राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती, तो 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी। और साथ ही में इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया, क्योंकि विकेंद्रीकरण हो चुका था। अब
और एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई जो 1800 पोर्टफोलियो पद्धति को मान्यता मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतनी चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्या होगा। तो हमारा अगला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। हम लोग कहाँ पे आ गए, 1892 पे भारत परिषद अधिनियम। इसमें कई सारी चीजें की गई। इसमें जैसे कि क्या है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, जो भारतीय थे भारत में जो है प्रतिनिधित्व सिद्धांत को स्वीकार किया। जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधित्व किसका, तो प्रतिनिधित्व सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। और पहली बार था ऐसा कि जो प्रतिनिधि होते हैं उसके सिद्धांत को स्वीकार किया गया। और साथ में गैर सरकारी सदस्यों का भी चुनाव हुआ जो कि अप्रत्यक्ष रूप से थे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे 2-3 चीजें और होती हैं, वो चीजें इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछता है कि बजट पे बहस कर सकते हैं, ये कब दिया गया, तो बजट पे बहस करने का अधिकार यहीं से मिलता है 1892 में। बजट पर बहस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ये सिर्फ एक सीमित हिस्से पे है। ऐसा नहीं कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते, ये कर सकते, वो कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली सी बजट पे बहस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट की गई, वो किया गया कि सार्वजनिक जो मामले हैं उस पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किस पे, तो सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट कर दिया गया यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज और किया गया, तो बजट पर संशोधन का प्रस्ताव वो मतदान नहीं कर सकते थे। ये वही जो यहाँ पे था ना कि सीमित, तो क्या नहीं कर सकते थे, तो मतदान नहीं कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा और क्या नहीं कर सकते थे, तो संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर सकते थे। साथ में एक चीज और नहीं कर सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। यहाँ पे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। ये यहाँ पे इतनी सारी इंपॉर्टेंट। अब पूरक प्रश्न क्या होता है, पूरक प्रश्न ये होता है जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, उस उत्तर से अगर आप संतुष्ट नहीं तो आप उस पे एक काउंटर क्वेश्चन फिर से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे सीमित अधिकार दिए गए जो हम लोगों ने देख लिया। मामलों पर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न इसमें भी नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न किसी पे भी नहीं पूछे जा सकते थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बजट का बात आई है, तो बजट पे यहाँ पे एक चीज ये हमें जान लेना चाहिए कि आखिर बजट में, भारत में बजट व्यवस्था को स्टार्ट कब किया गया। तो बजट व्यवस्था का जो प्रारंभ होता है या जो शुरू किया गया था, शुरू कब किया गया था, तो शुरू किया गया था 1860 में। 1860 में शुरू किया गया। लगभग आप देख लीजिए, लगभग 32 साल बाद जो है आपको क्या दिया जाता है, तो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। तो ये चीज आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे। आगे कौन सा था, तो आगे था भैया 1900 आ जाता है। 1909 क्या है, तो 1909 को भारत परिषद अधिनियम या फिर पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं। कौन सा, तो पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम भी इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या किया गया, तो भैया इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों, कि इसमें जो मुस्लिम थे, कौन, तो जो मुस्लिम समुदाय था उसके लिए क्या किया गया, तो उसके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित कर दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल। अब ये क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि भैया यहाँ पे खड़े भी मुस्लिम वर्ग के लोग होंगे और वोट भी मुस्लिम वर्ग के लोग देंगे। तो ये होता है पृथक निर्वाचन मंडल। अब यहाँ पे सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करने का एक हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है और वहां से शुरू हो जाता है कि एक समुदाय के लिए स्पेशल जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब साथ ही में एक चीज और होता है कि यहाँ पे जो आर्थिक प्रस्ताव पर बहस होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो भारत परिषद अधिनियम था वो 1892 में, यहाँ पे प्रतिनिधित्व थे, शामिल थे, भारत के लोग शामिल हो गए, बजट पे प्रश्न वगैरह पूछ सकते थे। तो वहीं पे एक काम और किया गया कि अब यहाँ पे आर्थिक प्रस्ताव पर बहस कर सकते थे। क्या, तो यहाँ पे जितने भी आर्थिक प्रस्ताव थे, आर्थिक प्रस्ताव, जिसे कोई प्रस्ताव, कोई बिल बनाना है तो आर्थिक प्रस्ताव पर बहस कर सकते थे। ये काम एक इम्पोर्टेंट रहता है। साथ ही में यहाँ पे मतदान करने का भी अधिकार दे दिया गया। किसका अधिकार दिया गया, मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। और साथ ही में यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया, यहाँ पे संशोधन प्रस्ताव का भी अधिकार दे दिया गया।
संशोधन जो है प्रस्ताव ला सकते हैं। अभी तक ये 1892 में नहीं मिला था, लेकिन 1909 में दिया जाता है कि बहस कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, संशोधन प्रस्ताव भी ला सकते हैं और साथ ही में पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और साथ ही में पूरक प्रश्न। मतलब यहाँ पे जो है आप एक तरह से देख सकते हैं कि कुछ अधिकारों को जो है बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं, मैंने पहले भी कहा मतदान नहीं दे सकते, संशोधन प्रस्ताव नहीं ला सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, लेकिन यहाँ पे मतदान कर सकते हैं, संशोधन प्रस्ताव भी ला सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये सभी यहाँ पे इनको प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साथ ही में यहाँ पे और एक काम किया जाता है, क्या है, तो इसमें क्या है, पहली बार जो है एक जो कार्यकारिणी परिषद होती है गवर्नर जनरल की, उसमें एक विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति होती है। अब भारतीय विधि सदस्य, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, भारतीय विधि सदस्य। अब ये यहाँ पे सभी लोगों ने देख लिया कि भैया विधि सदस्य की नियुक्ति कहाँ पे हुई है, तो ये गवर्नर जनरल की परिषद में हुई है। अब वहां पे क्या किया गया, तो भारतीय विधि सदस्य जो कौन थे, तो इसको आपको याद रखना, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, इनका नाम आपको याद रखना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कौन, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है पहले विधि सदस्य के रूप में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1919 का माल्य मिंटो सुधार भी देख लिया। इसमें इतने सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हम लोगों का अगला आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए हम यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहे हैं, पूरा लिखने में टाइम लगेगा, आप वो अंडरस्टूड है, आप वहां अपने पे नोट कर लीजिएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें क्या किया था, तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट में क्या, सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसका विस्तार किया जाता है। तो यहाँ पे विस्तार किस तक किया जाता, पृथक निर्वाचन। हम अभी उसमें देखे कि उसमें सिर्फ मुस्लिम तक का दिया गया, इसमें किसको किसको दे दिया गया, तो इसमें सिख को दिया गया, सिख को प्रदान कर दिया। देखिए यहाँ पे आप जैसे फूट डालो राज करो की नीति है वो ब्रिटिश की पूरी तरह से थी। अब वो अलग अलग समुदाय को अलग अलग करना चाहते थे ताकि एकता ही ना रह जाए। ठीक, तो सिख को दिया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया, इसके अलावा किसको दिया था, तो इसके अलावा भारतीय ईसाई जो कन्वर्ट हो चुके थे, जैसे आपने देखा होगा हम लोगों ने प्रचार की बात की थी, तो प्रचार स्टार्ट हो गया था, कन्वर्ट करने का भी काम चला, तो भारतीय ईसाई हो गया और साथ में यूरोपीय ईसाई भी थे, उनको भी ये दिया गया यूरोपीय। तो यहाँ तक का इसका विस्तार कर दिया। अभी देखेंगे हम लोग आगे जब 1935 या किसी अन्य में देखेंगे तो उसमें और आगे तक का इसका विस्तार किया जाता है। और साथ ही में यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 1919 में पहली बार जो है महिला को मतदान करने का अधिकार दिया गया। महिला को मतदान का अधिकार दे दिया गया। अगर आपसे पूछता है कि आखिर भारत में महिला को मतदान करने का अधिकार कब मिला, तो ये मतदान करने का अधिकार मिला है 1919 में। ठीक है, और इसी में कई सारी चीजें और होती हैं। यहाँ पे जो केंद्रीय हम लोगों ने जैसे खुली प्रतियोगिता सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता देखा था, तो वहीं पे सिविल सर्विस के लिए ही यहाँ पे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा था कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है। लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग का गठन तो 1926 के अधिनियम मतलब 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन किया कब जाता है, तो 1926 में किया जाता है इसका गठन। लेकिन अधिनियम कौन सा होगा, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1926 में इसका गठन किया जाता है। और यहाँ पे अब एक काम और कर दिया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया। प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ किया गया। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, उसमें लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें प्रतिनिधि या कोई ऐसे मतलब इनडायरेक्ट रूप में होते हैं। और साथ ही में इसमें एक काम और इम्पोर्टेंट किया गया कि केंद्र में जो है, केंद्र में क्या किया गया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया। क्या किया गया, तो द्विसदनीय जो व्यवस्था है उसका प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया। इसमें पहला जैसे की बात करें, अब ये जैसे यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहला क्या हो जाएगा, केंद्रीय विधानसभा जिसको लोकसभा बोलते हैं, केंद्रीय विधानसभा।
विधानसभा। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको लोकसभा बोल सकते हैं, लोकसभा बोल देते हैं। और दूसरा किया गया था राज्य परिषद, जिसको आज हम क्या कहते हैं, तो इसको आज हम राज्यसभा कहते हैं, राज्य परिषद, राज्यसभा। इस तरह से देखिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कब होता है, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ये द्विसदनीय परिषद का प्रारंभ किया जाता है। और साथ ही में इसमें जो शक्तियां होती हैं उनको किसमें, केंद्रीय और प्रांतीय में बांट दिया गया, केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को बांटा गया। पहली बार ऐसा काम किया जाता है कि इसमें बंटवारा किया गया। साथ ही में प्रांतों में भी द्वैध शासन मतलब आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय को जो है किया गया। क्या किया गया, तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। ये माल्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण था, तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में ये सारे पॉइंट मैं वही से बता रहा हूँ जिन्हें आपको याद रखना है। बाकी इसमें अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। द्वैध प्रशासन, द्वैध प्रशासन। और इसमें अब जैसे देखिए यहाँ पे प्रांतीय विषयों को बांटा गया, तो प्रांतीय विषय अलग अलग थे, तो इसमें एक आरक्षित विषय है, आरक्षित विषय। और उसी के साथ में अगला क्या है, तो हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय ऐसे होते हैं जिनको हस्तांतरित किया जाता है कि आप इस पे भी कानून बना सकते हैं, हस्तांतरित विषय, ये इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपसे पूछता है कि द्वैध प्रशासन या द्वैध जो शासन है इसके जन्मदाता कौन है, तो जन्मदाता का भी आपको नाम मैं बता दे रहा हूं, आपको याद रखना जन्मदाता कौन है। तो इसका जन्मदाता हो जाता है सर लियोनल कार्टिस। कौन, तो सर लियोनल कार्टिस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, लियोनल कार्टिस। ये देखिए यहाँ पे 1919 माल्य मिंटो अधिनियम की इतनी सारे जो है बिंदु इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने जिन्हें देख लिया। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अब आगे आप लोग लिख लीजिएगा भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में बहुत सारे सुधार किए गए, हमारे संविधान में एट इज जैसे 1935 में उसी तरह से हमारे इसमें भी वैसे ही उतार लिए गए। अब इसमें पहले क्या, सबसे पहला काम क्या होता है, तो पहला आप यही याद रखिएगा कि आरबीआई की जो है स्थापना की गई, और ये 1935 के अंतर्गत कब किया गया, तो 1937 में इसकी स्थापना की। अधिनियम अभी हम लोगों ने लोक सेवा आयोग का देखा, 1919 अधिनियम के अंतर्गत 1926 में किया गया, इसमें 1935 अधिनियम के तहत 1937 में किया गया। ठीक में आगे क्या हुआ, आगे जो है एक काम और होता है, तो वो काम क्या होता है, बर्मा जो कि अभी भारत का हिस्सा था, और तथा अदन इसको भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग दर्जा दे दिया गया, अलग दर्जा। अभी तक का क्या था, इसको भारत के अंतर्गत शामिल किया था, वहां पे भी ब्रिटेन का ही शासन था, अब उसको अलग कर दिया गया। और साथ ही में यहाँ पे अन्य काम किया गया, उड़ीसा और सिंध को नए प्रांत के रूप में बनाया गया, नए प्रांत के रूप में बना दिया गया। सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बन गए। और साथ ही में अब जो है मताधिकार में महिला को दिया गया 1919। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम बार महिला को मतदान देने का अधिकार कब दिया गया, तो ये 1919 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता मतदान में वृद्धि कब की गई, तो मतदान में वृद्धि की गई 1935 में, लगभग 10% आबादी तक का, कितने 10% आबादी तक का इसमें विस्तार कर दिया गया। ठीक है, अब ये 10% आबादी तक का था, अभी भी संपूर्ण आबादी को नहीं है, मतलब एक तरह से ये लोकतंत्र नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे कि अब शक्तियां थी, यहाँ पे क्या किया गया, जो सारी शक्तियां थी हमने देखा उसमें हस्तांतरित और जो है उसमें बांटा गया संघीय विषय के रूप में। लेकिन इसमें क्या गया, तो शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया। एक बांटा गया संघ सूची, जो हम लोग आज देखते हैं संघ सूची, दूसरा दिया गया राज्य सूची, और तीसरा दिया गया समवर्ती सूची। हम लोग आज भी इस चीज को फॉलो करते हैं और ऐसे ही देख रहे हैं। तो ठीक, ये भी आपको याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस खंडों में इसको जो है बांट दिया गया। और एक यहाँ पे
अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किसकी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, जो हम लोगों ने लास्ट में देखा कि द्वैध शासन प्रणाली कैसी होती है। प्रांतों में भी द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई। अब प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया और केंद्र में प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, राज्य में समाप्त। देखिए, राज्य में समाप्त हो गया, केंद्र में लेकिन प्रारंभ हो गया, तो ये चीज यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ ही में आप प्रांतों में क्या है, उत्तरदायी सरकार का स्थापना की गई। राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। देखिए, अब हम लोगों ने जैसे कि ऐतिहासिक जो हमारा विकास क्रम था, ऐतिहासिक विकास क्रम के लगभग हम लोग लास्ट चरण पे पहुंच चुके हैं और हमारा एक मत बचता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, 1947 में अगर देखें तो 1947 में मुख्यतः किया क्या गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1947 में क्या किया गया है, तो 1947 में देखिए हमारा भारत देश आजाद कब होता है, तो हमारा भारत देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। वहीं दो भागों में बंट के अलग होता है, तो उस चीज का भी इसमें जिक्र किया गया कि भारत को दो खंडों में जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो है बांटा जाएगा और एक को पाकिस्तान, एक को जो है भारत के नाम से जाना जाएगा। तो साथ में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट होती कि आखिर अब जो है सारी शासन सत्ता ब्रिटिश से हस्तांतरित होकर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें जो है कर दिया जाता है। और साथ में यहाँ पे जो स्वतंत्र भारत, मतलब जो भारत के स्वतंत्र थे, इसमें गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो प्रथम गवर्नर जनरल जो उस समय के लास्ट वहन के गवर्नर जनरल थे, जो कि अब यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना कि ब्रिटिश शासन के जो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और वहीं पे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये याद रखिएगा। क्या? स्वतंत्र भारत गवर्नर जनरल कौन हो गए, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। इन्होंने ही अपने देश का विभाजन की रूपरेखा तय की थी। लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। अब जैसे यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता है तो सी राजगोपालाचारी थे। ये जो है स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और साथ में जैसे कि यहाँ पे उस समय जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसको बनाया गया। अब अगर आपसे ये पूछते हैं प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री उस समय बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू। किसको? तो जवाहरलाल नेहरू जी को जो है वहां का हम लोगों ने मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और साथ ही में देखिए, अब यहाँ तक हम लोगों ने पूरा जो है ऐतिहासिक विकास जो था वो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से सारी शक्ति जो है भारत में समाहित हो चुकी है। अब ब्रिटेन का यहाँ से कोई योगदान नहीं है। जो हमारी भारतीय संविधान सभा का विकास कर रही है वो हमारा जो है सारे कार्य को देखती है। अब जैसे कि यहाँ पे एक अंतरिम सरकार की गठन होता है, यहाँ पे अब जैसे बात करते हैं तो एक अंतरिम सरकार की गठन हो जाती है। अंतरिम सरकार, अब अंतरिम सरकार का चुनाव कब होता है और कब गठन होता है, तो ये 1946 में हो जाता है। 1946 में अंतरिम सरकार बनती है। यहाँ पे कई सारे पद होते हैं, जैसे कि मैं पद यहाँ पे एक लिस्ट में भी पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा। बाकी आप यहाँ पे लिख जरूर लीजिएगा। जैसे कि पहला जवाहरलाल नेहरू, तो ये परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामले देखते हैं। सरदार पटेल की बात करते हैं तो ये गृह मंत्रालय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय देखते हैं। लियाकत अली खान की बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय देखते हैं। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय की बात करते हैं तो आसफ अली देख रहे हैं। और जगजीवन राम जी की बात करते हैं तो वो
श्रम मंत्रालय देख रहे हैं, खाद्य मंत्रालय नहीं, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। जगजीवन राम जी श्रम मंत्रालय देख रहे हैं। सरदार बलदेव सिंह क्या देख रहे हैं, रक्षा मंत्रालय देख रहे हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल जिनको विधि मंत्रालय दिया गया, जोगेंद्र नाथ मंडल तो विधि मंत्रालय देख रहे हैं। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय देख रहे हैं। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय देख रहे हैं। ये देखिए, ये अंतरिम सरकार 1946 थी। और वहीं पे स्वतंत्र भारत का अगर हम पहला मंत्रिमंडल की बात करते हैं, किसकी, तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। अब इसकी अगर बात करते हैं तो ये 1947 में गठित होता है। और इसके सदस्य कौन थे और क्या क्या लिए थे, पद कौन कौन से थे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मंत्रालय इनके पास था। देखिए, आपको क्या करना है, लिख लेना, मैं आराम से बता दे रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले इनके पास थे पूरी तरह से। और वहीं पे सरदार पटेल की बात करते हैं तो सरदार पटेल गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, राज्य के सभी मामले थे। RK षणमुगम शेट्टी की बात करते हैं तो इनके पास वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनके पास था। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। सरदार बलदेव सिंह की बात करते हैं तो इनके पास रक्षा मंत्रालय था। BR अम्बेडकर की बात करते हैं तो BR अम्बेडकर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके पास विधि मंत्रालय था। और वहीं पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं तो उनके पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो उनके पास शिक्षा मंत्रालय था। जान मथाई की बात करेंगे तो उनके पास रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय पूरा था। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक का अब क्या क्या हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से देख रहे हैं, स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या क्या देखा। स्टार्टिंग से जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है, जिसमें राजतंत्र, लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने समझा। बाकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं जिसमें 1773, 1881, 1886, 1793 ये सारे हम लोगों ने अधिनियम को देखा। जिसमें 1773 में क्या देखा, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक का जो गवर्नर अलग अलग थे, उसका बंगाल का गवर्नर था तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1774 में सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा हिम्पे थे। मतलब आपको 60 में मैं बता रहा हूँ, विस्तृत में आप पूरा बता चुके हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, यहाँ पे स्थापित की गई कंट्रोल करने के लिए। 1781 का संशोधन अधिनियम में क्या किया गया, कलकत्ता का जो न्याय क्षेत्र है उसको नियंत्रित किया गया, निर्धारित किया गया। विधि की बात करते हैं तो विधि सदस्य जो है, विधि में बनाने में क्या किया गया, भारतीय रीति रिवाजों को ध्यान रखा जाएगा, ये किया गया। 1784 का पिट्स एक्ट में किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना की गई। एक सिर्फ जो है हमारा व्यापार देख रही थी, एक सिर्फ हमारी शासन व्यवस्था देख रही थी। मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था उसको अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम की बात करते हैं तो उसमें व्यापार एकाधिकार जो था वो चाय एवं चीन तक का सीमित कर दिया गया, बाकी पूरे व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों की बात करते हैं, अब अंग्रेज क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अंग्रेज यहाँ आकर व्यापार कर सकते थे एवं बच सकते थे बिना किसी अनुमति के, तो ये 1813 में प्रदान किया गया। वहीं पे जमीन खरीदने की बात करेंगे तो वो 1833 में दिया गया, लेकिन व्यापार और बचने का अधिकार 1813 में दे दिया गया। धर्म प्रसार का जो है यहाँ पे अनुमति दी गई। ये कौन करता था, तो ये ईसाई मिशनरी पूरा करता था। एक काम इंपॉर्टेंट था, उस शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाता था। ये 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत था। और यहाँ पे 1833 में क्या जमीन खरीद सकते थे अंग्रेज। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। व्यापार एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे कोई भी आकर व्यापार कर सकता था। सिर्फ कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ये ओनली और ओनली वन काम करेगी, शासन व्यवस्था को देखेगी। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, उसकी जो उसकी कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको शामिल किया गया चौथे सदस्य के रूप में। उसमें पहला सदस्य कौन था, मैकाले था। 1853 की बात करते हैं तो इसमें चार्टर अधिनियम जो 1853 है, इसमें सिविल सर्विस को खुली प्रतियोगिता के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। और 1858 का जो एक अधिनियम, देखिए यहाँ पे 1853 का जो चार्टर अधिनियम, ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। और इसमें ये कहा गया था 20 वर्षों तक नहीं, जब अगला शासन आना होगा आ जाएगा। वहीं पे अब आगे क्या होता है, तो 1857 का हम लोगों का एक आंदोलन होता है। आंदोलन के बाद ही 1858 में गवर्नर जनरल को
अब वायसराय का पद दे दिया था और पहला वायसराय हमारा कौन बनता है, तो पहला वायसराय हमारा कैनिंग होता है। कंपनी शासन अधिनियम की बात करते हैं तो पूरी तरह से कंपनी शासन को समाप्त कर दिया था और शासन शक्ति किसके अंतर्गत चला जाता, तो सम्राट के अंतर्गत पूरा शासन व्यवस्था चली जाती है। मतलब वहां ब्रिटिश सम्राट के अंदर ब्रिटिश सांसद के अधीन पूरा शासन चला जाता है। अब जो नया एक पद सृजित किया जाता है, ये भारत राज्य सचिव का जो है पद को सृजित किया जाता है, वो उसकी गठन किया जाता है। और सेना में सुधार किया जाता है, सेना में सुधार के लिए पील कमीशन का गठन किया जाता है। अब 1861 की बात करते हैं तो इसमें विकेंद्रीकरण होता है। कानून बनाने की जो भारतीय को शामिल किया गया। अब इसमें कौन कौन शामिल था पहली बार, तो बनारस एवं पटियाला के राजा तथा दिनकर राव जी, सर दिनकर राव जी शामिल थे। और यहीं पे 1861 में ही जो वायसराय है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो इसी तरह पूछा जाएगा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रथम बार कब मिली, तो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत मिली। हम आगे चलते हैं तो 1892 के अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें भारत प्रतिनिधित्व को शामिल कर लिया गया। साथ ही में इसमें बजट पर बहस करने की बात की गई। कब, तो 1892 में बजट पे बहस कर सकते थे लेकिन सीमित स्तर पे। अब यहीं पे बजट की शुरुआत कब होती है, तो बजट शुरू होता है 1860 में। और सार्वजनिक मामलों पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन नियमित क्या किया गया, तो मतदान नहीं कर सकते थे, संशोधन प्रस्ताव नहीं ला सकते थे, पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। वहीं पे अब 1809 में क्या किया गया, मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम जिसको बोलते हैं, मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी गई और मुस्लिम को अलग से आपका क्षेत्र दे दिया गया। यहाँ पे आर्थिक प्रस्ताव पे क्या किया गया, बहस करने का अधिकार दे दिया गया, मतदान करने का अधिकार दे दिया गया, संशोधन प्रस्ताव को लाने का अधिकार दे दिया गया, प्रश्न पूछने का और साथ में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। और यहाँ पे एक भारतीय को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो पहले कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ये आपको 1909 मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं 1919 का जो हम लोगों का शासन व्यवस्था होती है, भारतीय शासन अधिनियम आता है, उसमें पृथक निर्वाचन को बढ़ाया गया। सिख, आंग्ल, भारतीय, ईसाई और यूरोपियों तक का ये इसको विस्तृत कर दिया गया। वहीं पे महिला मतदान का अधिकार दिया गया प्रथम बार, कब, तो 1919 में दिया गया। लोक सेवा का आयोग का बनाया गया, ये अधिनियम हो जाएगा 1919। और बनाया क्या गया, तो 1926 में बनाया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। केंद्र द्विसदनीय व्यवस्था हो जाती है, जैसे कि केंद्रीय विधानसभा जिसको लोकसभा बोलते हैं, राज्य परिषद जिसको राज्यसभा बोलते हैं। ठीक, अब केंद्रीय प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, मतलब इनको बंटवारा किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रशासन स्टार्ट होता है, जिसको आरक्षित विषय में हस्तांतरित विषय कहते हैं। इसके जन्मदाता कौन है, द्वैत प्रशासन के, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए द्वैत प्रशासन के जन्मदाता कौन है, तो सर लियोनल कार्टिस हैं। और इसके बाद आता है हमारा सबसे प्रमुख 1935 का अधिनियम, जिसमें हम लोगों का आरबीआई की स्थापना होती है। 1935 अधिनियम के अंतर्गत 1937 में होती है। बर्मा एवं अदन की जो होता है, इसको भारत से अलग का दर्जा दे दिया जाता है। उड़ीसा एवं सिंध नए दो प्रांत बना दिए जाते हैं। मतदान में वृद्धि की जाती है, जो 10% आबादी तक का विस्तृत हो जाती है। शक्तियां होती हैं, शक्तियों को बंटवारा हो जाता है। बंटवारा 3 भागों में होता है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, मतलब प्रारंभ किया जाता है। केंद्र में प्रारंभ किया जाता है द्वैत शासन, वहीं राज्य में समाप्त कर दिया जाता है और राज्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना का जो प्रावधान करते हैं। अब यहाँ पे अन्य जैसे की बात करते हैं तो अन्य आगे हम लोगों ने क्या देखा, तो 1947 जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश होता है। वहीं पे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लाया जाता है और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यही अंतिम भी थे। और स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी थे। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 2 अन्य चीजें देखी जो इसमें लिखी हुई नहीं है, उस चीज को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे क्या है, अंतरिम सरकार 1946 थी, उसको वो क्या थी, तो उसमें जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, उनको परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंधी एवं विदेशी मामले दिए गए थे। सरदार पटेल जी को गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। जान मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया था। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय आसफ अली को दिया गया था। इसके बाद क्या होता है, ये हम लोगों की अंतरिम सरकार हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल का गठन होता है। कब गठन होता है, तो 1947 में गठन होता है। और इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं व्यक्ति, तो प्रथम तो वही हो जाते हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें प्रधानमंत्री का पद इनको दिया जाता है, राष्ट्रमंडल पूरा दे दिया जाता है, साथ में विदेशी मंत्रालय पूरा दे दिया जाता है। सरदार पटेल जी को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया जाता है, राज्य के सभी मामले दे दिए जाते हैं।
जो आर.के. षणमुगम शेट्टी हैं उनको वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दे दिया जाता है। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया जाता है और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को विधि मंत्रालय दिया जाता है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को शिक्षा मंत्रालय दिया जाता है। जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया जाता है। हम लोगों ने अभी तक का इतना पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे संविधान का निर्माण, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण ये पूरा हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में और देखेंगे कि आखिर हमारा संविधान का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।